हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की यूनिट 5 के लेक्चर 2 को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपकी यूनिट 5 है मेथड्स एंड अप्रोचेस की, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें कर ली थी और जो भी बातें रह गई थी, जो भी टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि निर्भरता सिद्धांत वगैरह का जो टॉपिक था, उसको आज की इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका जो सिलेबस है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो वीडियो को पूरा देख लें ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं निर्भरता सिद्धांत की। तो देखिए, निर्भरता सिद्धांत को प्राक्षिकता सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में। इसके साथ ही डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब डिपेंड रहने वाली थ्योरी। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो जिस प्रकार आधुनिकीकरण सिद्धांत ने पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से विकास की व्याख्या की, उसी तरह निर्भरता सिद्धांत ने तृतीय विश्व के दृष्टिकोण से विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। देखिए, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख रखा है तभी आपको सेकंड लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, लेकिन फिर भी सेकंड लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। तो यहाँ बात को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत पश्चिमी देशों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब पश्चिमी देशों ने अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से, अपने आइडियाज़ के द्वारा विश्व के विकास के लिए आधुनिकीकरण का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसीलिए या इसके विपरीत जो निर्भरता सिद्धांत है, उसने तृतीय विश्व के दृष्टिकोण से, जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित जो देश हैं, उनके दृष्टिकोण से विकास की धारणा प्रस्तुत की है। तो आप इसे अपोजिट समझ सकते हैं आधुनिकीकरण के सिद्धांत का। और ये जो विचारधारा है, ये जो निर्भरता सिद्धांत है, ये जाहिर तौर पर आधुनिकीकरण के सिद्धांत जिसको पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया था, इसकी एक तरह से आलोचना भी करता है। क्या है दोस्तों, देखो, ये जो टॉपिक है वो क्या है, कैसे है, वो सारी बातें आपको क्लियर होंगी, बस आप एंड तक देखिए वीडियो। निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति सबसे पहले लैटिन अमेरिका में हुई, फिर धीरे धीरे यह उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। 1960 के प्रारंभ में लैटिन अमेरिका में आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने निर्भरता सिद्धांत का पश्चिमी देशों में विकास किया। अब देखिए दोस्तों, लैटिन अमेरिका का मतलब होता है दक्षिण अमेरिका। तो निर्भरता सिद्धांत मुख्य रूप से शुरुआत में देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में विकसित हुआ था। उत्पत्ति इसकी दक्षिण अमेरिका में हुई थी। इसके साथ ही फिर धीरे धीरे अमेरिका से फिर आगे बढ़ने लगा, उत्तर अमेरिका, फिर अफ्रीका वगैरह, और भी आगे ये सिद्धांत बढ़ने लगा विश्व में। 1960 में एक प्रमुख जो दार्शनिक थे, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी निर्भरता सिद्धांत में। अगर हम निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति के कारणों का विश्लेषण करें तो इसके 3 कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला है ECLA कार्यक्रम की विफलता, दूसरा है रूढ़िवादी मार्क्सवाद का संकट यानी कि नव मार्क्सवाद, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिकीकरण का पतन। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि आखिर ये जो निर्भरता सिद्धांत है वो सामने क्यों आया, क्या कारण था उसकी उत्पत्ति का। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण था ECLA कार्यक्रम की विफलता। अब लैटिन अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो उसकी असफलता की प्रतिक्रिया स्वरूप, उसकी असफलता के जवाब में निर्भरता सिद्धांत सामने आया। इसके साथ ही जो रूढ़िवादी मार्क्सवाद था, अब नए मार्क्सवाद ने उसकी जगह ले ली, और नए मार्क्सवाद ने जाहिर तौर पर निर्भरता सिद्धांत के अंतर्गत जो आधुनिकीकरण का जो विकास का जो सिद्धांत था, उसकी आलोचना की खुले तौर पर। और इसलिए नव मार्क्स के एक तरह से अंडर में निर्भरता सिद्धांत को और भी बढ़ावा मिला। इसके साथ ही एक कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिकीकरण का पतन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आधुनिकीकरण, इसके बाद होगा सिद्धांत। ठीक है, आधुनिकीकरण सिद्धांत जो था वो वहाँ पे पतन हो गया था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिकीकरण के सिद्धांत का पतन, यहाँ पे ये तीसरा एक कारण था जिसके कारण निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब दोस्तों ये है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिकीकरण के सिद्धांत के पतन का अर्थ यहाँ पर यह है
कि अब जो आधुनिकीकरण के विकास का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, इसकी आलोचना की जाने लगी थी। कई सारे दार्शनिक सामने आए, कई सारे लोग सामने आए, कई सारे विचार सामने आए, जिसके द्वारा आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना की जा रही थी। तो विश्व में आप कह सकते हो आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना हो रही थी, इस कारण से भी निर्भरता सिद्धांत सामने आया। तो निर्भरता सिद्धांत सामने आने के यहाँ पे 3 कारण आपको बताए गए हैं नॉर्मली, तो ये कारण थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर निर्भरता सिद्धांत है क्या। निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या, तो इसको यहाँ पर आप देखिए, मेनली रूप से यहाँ पे जो हाईलाइट किया है मैंने, इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर ये डिपेंडेंसी थ्योरी होती क्या है। नव मार्क्सवाद का एक सिद्धांत, देखिए ये जो निर्भरता सिद्धांत है, ये नव मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है जो समकालीन विश्व के उन्नत देशों और विकासशील देशों के परस्पर संबंध का विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों का सामाजिक आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बुद्धिजीवी थे। इनमें आंद्रे जी फ्रैंक, समीन अमीन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संकेत किया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तीसरी दुनिया के देशों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय एक्सचेंज के स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभुत्व रहता है और यही तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण है। उदारवादी सिद्धांत इन्हें निर्धनता से पलायन का जो स्वप्न दिखाता है वह कोरा भ्रमजाल है। यदि विकासशील देश अपनी देशीय अर्थव्यवस्थाओं को मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए खुला छोड़ देंगे तो इससे केवल धनवान और निर्धन देशों के बीच की खाई ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी। अब यहाँ पे बात को समझिए, आखिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि आखिर निर्भरता सिद्धांत है क्या। तो देखिए दोस्तों, निर्भरता सिद्धांत एक नव मार्क्सवाद के अंतर्गत ये एक सिद्धांत आता है। नव मार्क्सवादी जो समर्थक हैं वो खुले तौर पर निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो उनके अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है वो विकासशील देशों और जो विकसित देश हैं इनके संबंधों का विश्लेषण करता है कि विकासशील और विकसित देशों में क्या संबंध है। और ये सिद्धांत पाता है कि जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जो गरीबी है उसका जो कारण है वो विकसित देश हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हम तीसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तीसरी दुनिया कौन है? जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए, जो उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे। भारत, जो एशिया में कई सारे देश थे, वो अफ्रीका के कई सारे देश, ये तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। एक कारण तो ये है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए देश के रूप में सामने आए विश्व में। दूसरा कारण ये भी है कि ये विकासशील हैं। अधिकतर जो देश हैं वो विकासशील हैं, वो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ वो अभी विकसित नहीं हुई हैं। तो ये होता है तीसरी दुनिया का अर्थ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो कहती है, जो निर्भरता सिद्धांत है वो कहता है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्हीं का एक प्रभाव है जिसके कारण जो दूसरे जो देश हैं वो अल्प विकसित हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आज अफ्रीकी जो देश हैं वो कमज़ोर हैं तो उसका एक कारण विकसित देश हैं। अगर आज एशिया के देश पिछड़े हुए हैं या विकासशील हैं, वो विकसित नहीं हो पाए तो इसका एक कारण वो विकसित देश हैं जिन्होंने उन पर गुलाम राज किया या जो आज विश्व पर राज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे निर्भरता सिद्धांत क्या कह रहा है। निर्भरता सिद्धांत यही कह रहा है कि जो विकसित देश हैं उनका एक बड़ा हाथ होता है अल्प विकसित देश को अल्प विकसित या अल्प कमज़ोर बनाने में। दोस्तों, ये जो सिद्धांत था वो मुख्य रूप से इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के प्रमुख जो विद्वान थे उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आंद्रे जी फ्रैंक हैं, यहाँ पर इनका नाम अभी मैंने पहले बताया था, समीन अमीन है, तो इन्होंने साफ तौर पर निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या की है। अब देखिए, यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसमें तीसरी दुनिया के देशों को भारी नुकसान होता है। ये कह रहे हैं आज जो वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, चलो जो हुआ विश्व में पहले हुआ वो तो बात है ही, पहले विश्व में जो अमीर विकसित देश थे उन्होंने पहले ही, और जो पश्चिमी देश थे उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा किया, उपनिवेश बनाया और देशों का शोषण किया, तो ये तो था ही। लेकिन यहाँ पे निर्भरता सिद्धांत ये बात कर रहा है कि वर्तमान समय में आप देखिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो विश्व प्रणाली है, ये जो वैश्विक प्रणाली है, इसमें आप देखोगे, ये जो विश्व वर्ल्ड सिस्टम है, इसमें आप देखोगे कि इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो भी संचालन हो रहा है नियमों का या अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं विश्व स्तर पर, इसमें केवल
मतलब जो विकसित देश है उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, और जो तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनको भारी नुकसान इसमें होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विनिमय होता है, जो एक्सचेंज वगैरह होता है, जो व्यापार वगैरह है, इसमें जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं का प्रभुत्व है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो अल्प विकसित या अल्प विकासशील रह जाते हैं। मतलब एक तरह अल्प विकासशील नहीं, अल्प विकास उनका होता है, मतलब उनका विकास सही से नहीं हो पाता। इसके साथ ही जो पूंजीवादी विचारधारा बढ़ रही है, जो उदारवादी विचारधारा विश्व में बढ़ रही है, तो इसके बारे में भी निर्भरता सिद्धांत कहता है कि ये जो विचार है, उदारवाद का सिद्धांत है, ये बस एक उम्मीद जगाता है कि आप गरीब से अमीर बन जाओगे, लेकिन ये जो उम्मीद है ये क्या है? कोरा भ्रमजाल। तो ये जितने भी देश हैं जो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, ये बस सपना है जो कि पश्चिमी या जो विकसित देश हैं उन्होंने दिखाया है। ये पूरा नहीं होगा, ये कोरा भ्रमजाल है। इसके साथ ही यहाँ पर निर्भरता सिद्धांत में कहा जाता है, निर्भरता सिद्धांत का अर्थ ये भी है कि अगर इसी तरह उदारवादी सिद्धांत या पूंजीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अर्थव्यवस्थाओं को देश खोल देंगे, फ्री ट्रेड की बात करेंगे, मुक्त बाजार होगा, मुक्त कंपटीशन होगा, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, तो इससे क्या होगा? इससे निर्धनता और धनवान जो देश है उनके बीच की खाई और ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी। मतलब जो अमीर देश है वो और भी ज़्यादा अमीर बनते जाएंगे, और जो गरीब देश हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। तो उनकी जो बीच की खाई है वो और गहरी होगी और बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों यही था निर्भरता सिद्धांत, और आपको आई होप सारी बातें समझ में आ गई। जो सामान्य बातें थी वो इन पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन की ही गई हैं, क्या चीज़ें कैसी थी, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का कारण बस यही था कि कई सारी असफलताएं थी, जैसे कि स्पेशली लैटिन अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में मतलब संयुक्त राष्ट्र के अंडर में एक कार्यक्रम चलाया गया था आर्थिक विकास का, जो कि असफल हुआ था। तो उसकी प्रतिक्रिया में निर्भरता सिद्धांत आया उसके जवाब में। इसके साथ ही नव मार्क्सवाद ने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए जो आधुनिकीकरण हो रहा था उसका मतलब क्रिटिक करते हुए निर्भरता सिद्धांत को बढ़ावा दिया, निर्भरता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आधुनिकीकरण का जो विकास का जो सिद्धांत था, इसका पतन हो रहा था, ये भी एक कारण था निर्भरता सिद्धांत आने का। तो यहाँ तक हमने सारी ही बातें लगभग निर्भरता सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में कर ली हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे कि डॉस सैंटोस ने इस निर्भरता को 3 ऐतिहासिक रूपों में अंतर दिखाकर स्पष्ट किया। इसके अलावा एक और विद्वान है जिन्होंने ये जो निर्भरता है, जो विकासशील देशों की ये जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर, विकसित देशों के ऊपर, या ये जो विश्व में हमें वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई देता है, डिपेंडेंसी थ्योरी का ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें 3 तरह से निर्भरता देशों की बढ़ती है। एक तो औपनिवेशिक निर्भरता है। औपनिवेशिक निर्भरता का अर्थ ये है कि पहले से ही जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको जो विकसित देश थे उनके द्वारा गुलाम बनाया गया और उनका शोषण किया गया। तो इस कारण से औपनिवेशिक निर्भरता है, पहले से उनका शोषण हो चुका है। इसके साथ ही एक जो निर्भरता है वो है वित्तीय औद्योगिक निर्भरता। अब जाहिर सी बात है, जो कमज़ोर देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके पास औद्योगिक चीज़ें भी कम है, पैसे से जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका वो भी लो है, तो इसलिए भी निर्भरता होती है। और तकनीकी निर्भरता, तकनीकी मतलब उद्योग वगैरह चलाने के लिए उन्हें भारी मशीनें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसके लिए भी वो वर्ल्ड ऑर्डर में निर्भर रहते हैं पश्चिमी देशों के ऊपर या विकसित देशों के ऊपर। तो ये भी निर्भरता है, ये भी निर्भरता का एक रूप है जो कि डॉस सैंटोस ने बताया है। तो इस तरह दोस्तों हमने निर्भरता सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प विकास यानी कि अंडर डेवलपमेंट की। अब ये अल्प विकास वाला ये जो टॉपिक है, ये भी निर्भरता सिद्धांत जैसा ही आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आपको निर्भरता सिद्धांत समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखिए, साधारणतः निम्न उत्पादकता, निर्धनता को ही हम अल्प विकास के मुख्य लक्षणों में गिनते हैं। मतलब नॉर्मली अगर कोई देश कम उत्पादन कर रहा है, निर्धन है, तो जाहिर सी बात है वो अल्प विकास वाला देश है, अंडर डेवलपमेंट वाली कंट्री है। ठीक है। अब मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत यह माना जाता है कि अल्प विकसित देशों की वर्तमान दशा पूंजीवादी देशों की गतिविधियों का परिणाम है। अब ये जो मार्क्सवादी हैं, ये जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ये मानते हैं कि ये जो अल्प विकसित देश हैं, इनकी जो वर्तमान दशा है, इसका कारण पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश कौन है जानते हैं हम? बड़े बड़े जो यूरोपीय, मतलब विकसित जो यूरोपीय कंट्री हैं या यूएसए है, ये जो बड़े देश हैं, मतलब विकसित देश हैं, ये पूंजीवादी जो देश हैं वो अल्प विकसित देशों की दशा के
का मतलब है कि मतलब इन्हीं लोगों का एक हाथ है, जिसके कारण जो देश हैं वो विकासशील रह गए हैं, वो उनका विकास पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ तक आपको अल्प विकास का थोड़ा मतलब समझ में आया होगा। कुछ जो विद्वान हैं मार्क्सवादी, जो नव मार्क्सवादी हैं, वो अल्प विकास के अंतर्गत यही आलोचना करते हैं जो पश्चिमी या जो विकसित देश हैं उनकी, कि वर्तमान समय में ये जो अल्प विकसित देश हैं, ये जो विश्व में हमें अल्प विकास दिखाई दे रहा है, मतलब सही से जो विकास नहीं हुआ, इसका कारण पूंजीवादी देश हैं। इसके साथ ही एक जो प्रमुख विद्वान हैं आंद्रे जी फ्रैंक, इन्होंने कुछ कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साम्राज्यवादी देश और उपाक्षरित देश को क्रमशः केंद्र और परिधि के तुल्य मानते हुए फ्रैंक ने यह मान्यता रखी कि ये दोनों आपस में इस ढंग से जुड़े हैं कि जैसे जैसे केंद्र का विकास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परिधि का अल्प विकास बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि का अल्प विकास केंद्र के विकास की जरूरी शर्त बन चुका है। अतः परिधि में अल्प विकास को रोकने का एक ही तरीका है कि वह यह है कि पूंजीवाद के साथ उसके संबंध तोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साम्राज्यवादी देश हैं उन्हें केंद्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे उन्होंने अपना जो विचार दिया है आंद्रे जी फ्रैंक ने अल्प विकास के कॉन्टेक्स्ट में, इन्होंने साम्राज्यवादी जो देश थे, जो विकसित देश थे, उसको इन्होंने केंद्र कहा, और जो उपाक्षरित देश थे, जो निर्भर देश थे, जो विकासशील देश थे, उनको इन्होंने परिधि कहकर पुकारा है। ठीक है, पेरिफेरी कहा है। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, केंद्र कौन है आपको समझ में आ गया, जो विकसित देश हैं, और जो परिधि कौन है, केंद्र ये हो गया, और ये परिधि कौन है, परिधि वो जो विकासशील देश हैं। ठीक है, ये परिधि हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पे कहने का इनका प्रयास है कि जो परिधि हैं और ये जो केंद्र है, इनके जो हित है ना, वो एक दूसरे के यहाँ पर कहने का है कि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के लिए समान नहीं है एक दूसरे के लिए। जैसे कि जो केंद्र है, जब ये अपना विकास करता है, जब इसका विकास होता है, जितना ही ज़्यादा मजबूत होगा ये केंद्र, उतना ही ज़्यादा परिधि के देश कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्र के देश जितना ज़्यादा संपन्न होंगे या जितना ज़्यादा अपने आप को विकसित बनाते हैं, जितना ज़्यादा अपना विकास करते हैं, वैसे और परिधि देशों के साथ इसका उल्टा होता है। मतलब केंद्र देशों का अगर विकास होता है तो परिधि जो देश हैं उनका अल्प विकास होता है, उनका जो विकास है वो निम्न होता चला जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आंद्रे जी फ्रैंक यही कह रहे हैं कि जो केंद्र वाले जो विकसित देश हैं ये अपना विकास करते हैं तो क्या होगा, परिधि वाले जो देश हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। इन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जो विकसित देश हैं वो अपना विकास करना चाहते हैं, वो व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो खुले कंपटीशन के अंतर्गत आकर विकासशील देशों में अपनी इंडस्ट्रियां वगैरह लगाती हैं, या जो पूरा मार्केट होता है उस पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो ऐसे में ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, जो केंद्र वाले देश होते हैं, और केंद्र वाले देशों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो परिधि के देशों को इसका नुकसान होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है आंद्रे जी फ्रैंक का, कि केंद्र वाले देश का जैसे जैसे विकास होता है इनका, वैसे वैसे जो परिधि वाले देश हैं उनका अल्प विकास होता है। अब इन्होंने कहा ये जो संबंध है केंद्र और परिधि देशों के बीच में, ये जो संबंध है, अगर हमें इसको ख़त्म करना है तो एक ही काम करना है, वो ये कि हमें पूंजीवाद का जो संबंध है इन दोनों के बीच में, उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंद्रे जी फ्रैंक कह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज के अंतर्गत क्या होता है, जो केंद्र के देश होते हैं, जिसे नॉर्मली सैटेलाइट भी कहा जाता है, इंग्लिश में केंद्र के देश को सैटेलाइट भी कह दिया जाता है। सॉरी, केंद्र के देश को सैटेलाइट नहीं कहते, सैटेलाइट कहते हैं जो परिधि के देश हैं। उपग्रह के रूप में भी इन्हें कभी कभी कह दिया जाता है। इसे आप असली वाला उपग्रह मत समझ लेना, यहाँ पे बस एक नाम दे दिया जाता है। कभी कभी इसे भी उपग्रह या सैटेलाइट कहा जाता है, और इसे मेट्रोपोलिस या मेट्रोपोल्स कह दिया जाता है केंद्र वाले देश को। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि केंद्र वाले जो देश हैं, जैसे जैसे वो अपना विकास करते हैं, जितना ज़्यादा केंद्र विकसित होता है उतना ज़्यादा जो कमज़ोर देश हैं, पेरिफेरी जो कंट्री है, वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। और इसको अगर हमें तोड़ना है तो सबसे पहले हमें पूंजीवादी जो संबंध है इसको तोड़ना पड़ेगा। पूंजीवादी संबंध खत्म कर देंगे तो ये जो विकास का ये जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक ये जो हमने बातें करी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो अल्प विकास का टॉपिक था, इतने में ही यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा।
इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, मतलब कहने का ये है मेरा कि इसे और ज़्यादा लेंथी खींचने का कोई दुख नहीं बनता। यहाँ तक आपको अल्प विकास के बारे में जो मुख्य बातें थी वो आपको मैंने बता दी। अल्प विकास के बारे में मुख्य रूप से जो मार्क्सवादी हैं, जो नव मार्क्सवादी हैं, वो क्या बातें कहते हैं ये आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। तो यही मुख्य रूप से बातें थी अल्प विकास के टॉपिक के अंतर्गत, वो आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं वैश्विक प्रणाली सिद्धांत की। अब ये क्या है ये भी आप समझ लीजिए, काफ़ी इजी, जल्दी खत्म हो जाएगा, है तो बड़ा लेकिन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इमैनुअल वॉलस्टीन, आपको याद होगा, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा है तो आपको याद होगा इमैनुअल वॉलस्टीन के बारे में पहले भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे और पढ़ना है अलग से थोड़ा। तो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत का निकटतम संबंध सुप्रसिद्ध विचारक इमैनुअल वॉलस्टीन और समाजशास्त्र में 1970 के दशक में उनकी अदम्य कृति से है। यहाँ पे जितनी बातें आपको समझ में आए उतना इनफ है, जो बात समझ नहीं आ रही उसको आप साइड रख सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत है ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आगे कई सारे टॉपिक्स आपको मतलब पढ़ाऊँगा। आगे के जो 2-4 पॉइंट्स हैं जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तभी आपको ये समझ में आएगा। बाकी अभी मैं इस वाले पॉइंट में बताऊं तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि वैश्विक प्रणाली सिद्धांत का जो मुख्य रूप से जो संबंध है, निकटतम जो संबंध है, वो एक विचारक हैं, प्रसिद्ध विचारक हैं इमैनुअल वॉलस्टीन। तो इनसे काफ़ी गहराई से इनका संबंध है। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई से इमैनुअल वॉलस्टीन से है। और इन्होंने जो कृति लिखी थी सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, जो किताब लिखी थी, उससे भी इस सिद्धांत का संबंध है। एक विश्व प्रणाली को वॉलस्टीन ने एक विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है जो एक राजनीतिक केंद्र की बजाय एक बाजार से जुड़ी होती है। इसमें दो या उससे अधिक प्रदेश भोजन, ईंधन व संरक्षण जैसी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य हमेशा के लिए एक एकल केंद्र की उत्पत्ति के बजाय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो वॉलस्टीन है वो विश्व प्रणाली को, जो वर्ल्ड सिस्टम है उसको विश्व अर्थव्यवस्था कहते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि विश्व में ये जो प्रणाली है उसमें राजनीतिक केंद्र की बजाय जो बाजार है वो केंद्र में है। बाजार की अहमियत ज़्यादा है, मार्केट की अहमियत ज़्यादा है, जिसमें जो देश हैं वो आपस में कई सारी चीज़ों से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि भोजन, ईंधन व संरक्षण के लिए। जैसे कि छोटा जो देश होता है वो सुरक्षा के लिए किसी बड़े देश के ऊपर निर्भर होता है, लाइक कई सारे जो देश हैं वो अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं। भूटान जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं सुरक्षा के मामले में। तो कई सारे देश सुरक्षा के मामले में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। खाद्य पदार्थ या ईंधन के मामले में, जैसे कि जो भारत है वो विश्व के दूसरे देशों पर भी ईंधन के मामले में निर्भर करता है। या जो यूरोप है वो पश्चिमी जो यूरोप है वो स्पेशली जैसे कि जर्मनी वगैरह जो देश हैं वो ईंधन के लिए रूस पर निर्भर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो देश हैं वो आपस में कई सारी चीज़ों को लेकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और आपस में कंपटीशन भी करते हैं। तो ये कह रहे हैं वॉलस्टीन। अन्य शब्दों में वॉलस्टीन वैश्विक प्रणाली सिद्धांत को श्रम विभाजन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस श्रम विभाजन को शक्तियों के मध्य संबंध तथा समग्र रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संबंधों के रूप में समझा जा सकता है। विश्व प्रणाली सिद्धांत को 2 अंतर्निर्भर श्रेणियों में विभाजित करता है, कोर और परिधि, पेरिफेरी। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, ये जो वॉलस्टीन है वो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत को श्रम विभाजन के अकॉर्डिंग परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही ये मुख्य रूप से ये जो विश्व प्रणाली सिद्धांत है इसमें 2 श्रेणियों की बात करते हैं मुख्य रूप से, आगे और भी करेंगे, एक कोर और एक परिधि। कोर और परिधि क्या है ऑलरेडी मैंने आपको अभी बता दिया, आगे भी बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आगे भी बताऊंगा कोर और परिधि क्या है, ठीक है। तो कोर परिधि यही है कि मुख्य जो देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं वो परिधि है। तो इन्होंने भी कोर और परिधि की बात की है, बस इतना आप समझिए। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत निर्भरता सिद्धांत का विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है, जिसे विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की समीक्षा के रूप में प्रतिपादित किया गया था। निर्भरता सिद्धांत की तरह वॉलस्टीन आधुनिकीकरण सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत विकास के सार्वभौमिक पथ को चुनौती देते हैं तथापि निर्भरता सिद्धांत के विपरीत यह सिद्धांत निम्न स्तरीय देशों में न्यूनतम लाभ की पहचान करता है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो यहाँ पे वैश्विक प्रणाली सिद्धांत को भी इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वॉलस्टीन के द्वारा, ताकि वो आधुनिक सिद्धांत जो है, आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है, इसको चुनौती दे सकें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जितने भी सिद्धांत देख रहे हैं वो एक तरह से आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है उसको चुनौती दे रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है ना, आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत था वो विकास की बात करता था, वो डेवलप की बात करता था। वो कहता था कि डेवलप के ये अलग अलग चरण होते हैं और सभी देश अपने हिसाब से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए विकास कर लेते हैं, ऐसा कहता था आधुनिकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आधुनिकीकरण का सिद्धांत कहता है नॉर्मली
कि किसी भी देश के ऊपर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता, सभी देश अपने आप अपने अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि निर्भरता सिद्धांत ने चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहा कि जो बड़े अमीर देश हैं उनका प्रभाव रहता है भाई अल्प विकसित देशों पे। कई बार अल्प विकसित जो देश हैं उनका विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसके हाथों में है? वो विकसित देशों के हाथों में है। तो इस तरह देखा जाता है कि बाहरी प्रभाव भी रहता है। तो एक तरह से क्रिटिक के लिए यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। उसी तरह वॉलस्टीन भी वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के अंतर्गत आधुनिकीकरण के सिद्धांत का एक तरह से क्रिटिक कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कोर और परिधि वाली बात जो की वो क्या था, कोर और परिधि एक तरह से क्रिटिक ही तो कर रहा है। कोर परिधि साफ तौर पर यही जताता है, कोर और परिधि ये जो एक तरह से आप ये जो देशों का एक तरह से जो प्रतीक है कोर और परिधि, ये दर्शाता है कि विश्व में जो कोर वाले देश हैं वो परिधि ही रहने पर बल देते हैं, या कोर वाले जो देश हैं उनका और परिधि का जो संबंध है वो ऐसा संबंध है जिसमें कोर वाले देशों का प्रभाव रहता है। तो ये सारी बातें हैं। कोर परिधि और अर्ध परिधि, वॉलस्टीन के अनुसार पूंजीवाद की उत्पत्ति और विस्तार अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का निर्माण करता है जो विश्व को 4 आर्थिक श्रेणियों में विभक्त करता है, कोर, परिधि, अर्ध परिधि और बाहरी क्षेत्र। अब ये क्या है, ये आपको आगे समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो वॉलस्टीन कहते हैं कि जो पूंजीवाद की उत्पत्ति है, ये जो पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है पूरे विश्व में, ये जो श्रम इससे विश्व में श्रम विभाजन होता है, लेकिन साथ में यहाँ पे फिर 4 तरह की श्रेणियाँ बन जाती हैं। मतलब पूंजीवाद के कारण विश्व में हमें 4 तरह के देश, 4 तरह की श्रेणियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि कोर, परिधि, अर्ध परिधि और बाहरी क्षेत्र। भी क्या है इसको मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लो। देखो वॉलस्टीन है ना, नॉर्मली जितने भी विद्वान हैं वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 देशों को पूंजीवाद के अंतर्गत 2 मुख्य रूप में बांट देते हैं, कोर और परिधि में, नॉर्मली सभी विद्वान। लेकिन जो वॉलस्टीन है ये सब पूंजीवाद के अंतर्गत 4 भागों में विभक्त करते हैं, आर्थिक आधार पर 4 भागों में देश को विभक्त कर देते हैं, जो अलग अलग देश हैं, कंट्री हैं, स्टेट हैं उनको, ठीक है। तो ये 4 भागों में विभक्त करते हैं। अब ये क्या है, इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ ही गया यार, ये तो कोर वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर ही है। कोर में जो प्रमुख शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित देश हैं वो आते हैं, ठीक है, जो पैसे से भी संपन्न है, जो सैनिक मामले में भी संपन्न है। ये जो देश है ना, यहाँ पे उच्च कौशल है, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हो चुका है, देश में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही ये जो देश हैं, कोर वाले जो देश हैं, वो उत्पादित वस्तुओं के निर्माता है। मतलब ये निर्माता हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये खेती कर रहे हैं, ये बल्कि गन्ने से ये आपको चीनी देते हैं। आप इन्हें गन्ना दीजिए तो ये चीनी निर्माण करेंगे, मतलब ये निर्माता हैं। ये देश परिधीय देशों का शासन एवं शोषण करके महत्वपूर्ण लाभ करते हैं। ये जो कोर देश हैं, ये जो दूसरे देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनका शोषण करके महत्वपूर्ण लाभ कमाते हैं। ये जो परिधि देश हैं, ये घरेलू बाजार में ये जो परिधि देश हैं, ये बाजार में अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। ये जो परिधि देश हैं, परिधि देश मतलब जो पिछड़े हुए जो देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वहाँ पर अपना बना हुआ सामान बेचते हैं, कोर देशों के द्वारा बेचा जाता है। कोर देश में दोस्तों मुख्य रूप से यूएसए या पश्चिमी देश हैं, जो जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ले लो आप, ये जो विकसित देश हैं ये सारे शामिल होते हैं कोर देश में। तो यहाँ पे आपको कोर देश समझ में आ गया। परिधि क्या है, परिधि आप देख लीजिए। परिधि मतलब अल्प विकसित देश, जो विकासशील हैं, जो जिनका विकास ही नहीं हुआ है, जैसे कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, अफ्रीका के देश इसमें शामिल हैं। अकुशल श्रम है, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब इंजीनियर नहीं है जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, काफ़ी ट्रेनिंग फुल हो, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे जो न्यूनतम उत्पादन है वो भी न्यूनतम होता है। ये देश कोर राष्ट्रों के कच्चे माल के प्रमुख निर्यातक हैं। ये जो देश हैं वो प्रमुख रूप से कोर देशों को अपना कच्चा माल निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें सामाजिक असमानता का स्तर काफ़ी ऊंचा है, सामाजिक जो असमानता है वो ज़्यादा है। ये देश कोर देशों के बहुराष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निगम द्वारा शोषित होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, या जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, निगम है, टीएनसीज हो गई, एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो भी यहाँ पर शोषण करती हैं यहाँ के लोगों का या इन देशों का। इसके अलावा अर्ध परिधि कौन है, तो ये जो देश हैं वो कोर और परिधि देशों के बीच की स्थिति रखते हैं, मध्यवर्ती स्थिति रखते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि एक होता है गरीब और एक होता है अमीर, ठीक है। अमीर को आप कह लो कोर देश, गरीब को कह लो आप परिधि देश।
तो ये जो अर्ध परिधि है ये बीच में आता है। बीच में मतलब ये ना तो पूरी तरह गरीब है ना ही पूरी तरह अमीर है। जैसे कि आप भारत का एग्जांपल ले लो, चाइना का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हालांकि चाइना अब विकसित देश की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी चाइना एक विकासशील देश है, तो फिर भी अर्ध परिधि में आप उसे रखोगे। अब मैं भारत हो गया या चाइना है वो हो गया, दूसरे भी जो देश हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इनको हम अर्ध परिधि में रखते हैं। ये गरीब नहीं है पूरी तरह। दूसरी तरफ जो अफ्रीका के कई सारे देश हैं या एशिया के कई सारे, लैटिन अमेरिका के कई सारे देश हैं, उन्हें आप गरीब कह सकते हो, मतलब कहने का परिधि आप कह सकते हो। ये देश परिधि देशों की श्रेणी में जाने से बचते हैं और कोर परिधि देशों ये मतलब जो अर्ध परिधि देश हैं वो चाहते हैं ना कि हम कोर देशों की ओर बढ़ें, मतलब हम हमारी पहचान कोर देशों के रूप में की जाए, हम विकास की ओर बढ़ें। तो ये प्रयास करते हैं कि ये कोर देश में शामिल हो जाएं। ये विश्व के औद्योगिकीकृत और विकासशील देश हैं, मतलब ये औद्योगिकीकृत है, यहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से उद्योग हो चुका है और मतलब विकासशील है ये। इन देशों का कोर और परिधि देशों दोनों देशों के साथ आयात और निर्यात का के संबंध है। ये जो देश हैं वो कोर और परिधि दोनों देशों के साथ आयात और निर्यात करते हैं। तो हमने यहाँ पे अर्ध परिधि को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र कौन है? तो देखो, पूंजीवाद के से बाहर का जो क्षेत्र है वो है बाहरी क्षेत्र। वॉलस्टीन बाहरी क्षेत्र में चौथे श्रम विभाजन की बात भी करते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को बंद व्यवस्था भी कहा जाता है। 20वीं सदी तक रूस इसी श्रेणी में आता था। जैसे कि यूएसएसआर था, रूस था, उसने आपको बंद कर रखा था, मतलब पूंजीवाद से अपने आप को पूरी तरह दूर रखा था ना रूस ने। तो इस तरह रूस बाहरी क्षेत्र में आता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना क्या कहने का क्या प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे साफ तौर पर आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत था उसका क्रिटिक किया जाता है, ये सारी बातें कहकर कि सिंपल सी बात है, आधुनिकीकरण का सिद्धांत कहता है जितने भी देश हैं ना, चाहे XYZ जितने भी देश होंगे, वो अपना अपना विकास करते हैं, ठीक है, अपना अपना विकास करते हैं, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, कोई भी प्रभाव किसी का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भाई देखो, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो देश हैं वो 3 वर्गों में साफ तौर पर बटे रहते हैं। जो कोर होता है वो शोषण करता है परिधि और अर्ध परिधि देशों का, स्पेशली अर्ध जो परिधि देश है उनका शोषण करता है। तो साफ तौर पर यहाँ पे पूंजीवाद का क्रिटिक किया जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी बातें की जा रही हैं आलोचनात्मक रूप में। इसके साथ ही अगर हम स्पेशली वॉलस्टीन की बात करें तो वॉलस्टीन ने ही 4 प्रकार के यहाँ पे आर्थिक श्रेणियाँ बताई हैं। नॉर्मली लोग 2 ही प्रकार की बात करते हैं, कोर और परिधि। तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वर्ल्ड वैश्विक ये जो प्रणाली सिद्धांत था यही था वो, कि वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में हमें दिखाई देता है कोर दिखाई देता है, परिधि दिखाई देते हैं, जो अर्ध परिधि है, जो बाहरी क्षेत्र है वो दिखाई देता है हमें। तो ये देश हैं, अमीर, गरीब, कम गरीब, ऐसे इन्हें आप बांट सकते हो समझने के लिए। बाकी जो बातें आपको यहाँ पे बताई नॉर्मल है, सारी बातें आपको आई होप समझ में आ जाएंगी। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो मैंने आपको ये सारी बातें समझा रखी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर यहाँ पे रह गया है तो यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को आप और देख लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा रेस्ट कर लें, दोबारा थोड़ी देर बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो मे भी हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली बार अगर आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है किसी टॉपिक को अच्छे से समझने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।